आप सब कैसे हो। आई होप तो कि आप सब अच्छे हो। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की मैं सीरीज चला रही थी। बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। साथ ही आप लोग का मांग पर मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए बिहार स्पेशल सब के सारे पीडीएफ मैंने उस पर डाल रखा है। आप लोग अपना नोट्स बनाने के लिए उससे हेल्प ले सकते हैं या फिर रिविजन करने के लिए मदद ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट की तरफ से बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है। बिहार स्पेशल सीरीज में कम से कम 30 से 35 टॉपिक को मैंने बिहार स्पेशल में कवर कर दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। आज जो मैं बिहार स्पेशल में जो टॉपिक लेकर आई हूँ बिहार के यानी ज्योग्राफी से, बिहार के भूगोल का पार्ट है ये। तो बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें के बारे में, यानी बिहार में कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही है और सिंचाई के माध्यम के लिए, और बिहार में कौन कौन से सिंचाई संसाधन है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगा। ये आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके 67 बीपीएससी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का जो नाम है बिहार के प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने टॉपिक का नाम लिखा है। तो सबसे पहले हमने देखिए टॉपिक में 2 भाग में बांट दिया है। एक तरफ मैंने बिहार के सिंचाई साधन के बताऊंगी और दूसरा बार मैं बिहार की सिंचाई परियोजना और नहरें के बारे में बताऊंगी। तो यानी कि बिहार में सिंचाई के साधन क्या क्या है इसके बारे में, उसके अलावा बिहार में जो सिंचाई हो रही है किस नदी के द्वारा की जा रही है और उस पर कौन कौन से नहरें बने हुए, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बिहार के प्रमुख सिंचाई परियोजना और नहरें में कि बिहार में सिंचाई के साधन, यानी सबसे पहले हम लोग बिहार के सिंचाई के साधन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बिहार में सिंचाई के साधन मैंने यहाँ देखिए आप लिखा है। तो देखिए बिहार में सिंचाई के साधन देखिए क्या है। तो नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है, कुआं है, पईन है और जलमग्न गड्ढे हैं। आप नलकूप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहरें भी जान गए होंगे, तालाब भी, कुआं भी, पईन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पईन एक तरह से समझिए कि छोटी सी नहरें होती हैं जो कुछ ही दूर जाके रुक जाती है, उसी को पईन कहा जाता है। और जलमग्न गड्ढे यानी कि मान लीजिए कहीं पे कोई गड्ढा है उसमें बरसात की पानी भर गया हो तो वो जलमग्न गड्ढे हैं जिसमें बिहार के सिंचाई के संसाधन हैं। अब चलिए हम लोग एक एक जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, आप ये समझ लीजिए कि आज आप 40 से 50 क्वेश्चन वन लाइनर में सॉल्व करेंगे और वन लाइनर में आप अच्छे तरीके से बिहार के बारे में जानेंगे। इसको मैं परसेंटेज के साथ भी हर चीज़ को बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, यानी बिहार में जैसे बिहार के जो सिंचाई साधन है यानी बिहार में कुल सिंचित यानी कुल सिंचित भाग क्षेत्र कितना है। तो 54.14 लाख हेक्टेयर है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा एरिया है, 54.14 लाख हेक्टेयर में है। यानी कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का ये इतने हेक्टेयर में सिंचित होता है, यानी इतनी भूमि में खेती की जाती है और इतनी भूमि सिंचित की जाती है। खेती से ज़्यादा की जाती है लेकिन सिंचित भूमि 54.14 लाख है। अब आगे देखिए दूसरा, चरम सिंचाई क्षमता कितना है। चरम यानी कि चरम सिंचाई क्षमता में जिसमें वृद्ध, मध्यम और लघु सिंचाई तीनों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और मीडियम में और उसके अलावा लघु सिंचाई, इन तीनों शामिल होता है चरम सिंचाई क्षमता में। तो चरम सिंचाई क्षमता बिहार में कितना है। तो 170.54 लाख। अब डाटा देखते जाइएगा ध्यान से। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नलकूप तथा अन्य कूप द्वारा सिंचित भूमि कितनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में सिंचाई के साधन नलकूप, नहरें हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र बता दिया, फिर चरम सिंचाई जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही कम और बहुत ही मीडियम में जितनी सिंचाई होती है तो वो 170.54 लाख में की जाती है बिहार में। अब आप देखिए नलकूप, जैसे कि पहला आप देख लीजिए सिंचाई साधन नलकूप है। तो देखिए नलकूप तथा अन्य नलकूप द्वारा सिंचित भूमि कितनी है, यानी बिहार में नलकूप और इसके अलावा और भी कूप के द्वारा बिहार में कितनी भूमि सिंचित होती है। तो देखिए 34.58 लाख हेक्टेयर, यानी परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 63.1%। आप ध्यान रखिएगा, आप ये डाटा कलेक्शन जो लाख में है उसको ना याद करके आप परसेंटेज में याद रखिएगा। परसेंटेज में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो परसेंटेज में नलकूप से बिहार में जितनी भी भूमि सिंचित होती है उसका परसेंटेज है 63.1% होती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो तालाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में सिंचित भूमि के साधन नलकूप है, नहरें, तालाब। अब तालाब की बात आ गई। तो देखिए तालाब द्वारा सिंचित भूमि कितनी है। तो तालाब द्वारा सिंचित भूमि 1.05 लाख हेक्टेयर है। अब परसेंटेज में इसको याद रखिए। तो परसेंटेज में है 1.9% हेक्टेयर तालाब के द्वारा सिंचित होती है, यानी कि नलकूप में 63 सबसे ज़्यादा देख रहे थे नलकूप का आ रहा है, उसके बाद तालाब का आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा किसका बिहार में सिंचाई साधन है, यानी कि किसके जरिए बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो चलिए अब आगे देखिए।
अब आगे देख लीजिए आप, आगे में आप देखिए कि नहर द्वारा सिंचित भूमि कितनी है। नहर भी था आपके सिंचाई साधन में, नहर भी आया था, तो नहर द्वारा सिंचित भूमि कितनी है बिहार में, तो देखिए 16.60 लाख हेक्टेयर है। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 30.7% के साथ नहर द्वारा सिंचित की जाती है बिहार में भूमि। अब आगे देखिए अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि। अन्य साधन जैसे कि मैंने आपको बताया, अन्य साधन में जैसे पाइन, जलमग्न, गड्ढे और कुआं वगैरह से जो सिंचाई होती है बिहार में, तो वही अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि कितनी है, तो 1.91 लाख हेक्टेयर, और परसेंटेज में देखा जाए तो 3.5% के साथ है। अब आगे देखिए वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है। यानी बिहार में वृहद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और मध्यम सिंचाई परियोजना बिहार में सिंचाई की क्षमता कितनी है, तो देखिए 30.04 लाख हेक्टेयर। यानी 30.04 लाख हेक्टेयर बिहार में वृहद और मध्यम में सिंचाई परियोजना की जाती है, सिंचाई की जाती है। अब आगे देखिए लघु सिंचाई परियोजना में सिंचाई क्षमता कितनी है। यानी बिहार में जो लघु सिंचाई परियोजना है उसके अनुसार सिंचाई क्षमता कितनी है बिहार में, तो देखिए 42.303 लाख हेक्टेयर है। अब आगे देखिए संवैधानिक सिंचित भूमि होने वाला बिहार का कौन सा राज्य है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से, हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जो दो डाटा बता देती हूँ वो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि नलकूप द्वारा बिहार में कितनी भूमि सिंचित होती है, तो से परसेंटेज में याद रखें 63.1। तालाब द्वारा कितनी भूमि सिंचित होती है बिहार में, तो 1.9%। और उसके अलावा अन्य यानी नहर द्वारा कितनी भूमि सिंचित होती है, तो 30.7% के साथ। और अन्य यानी कि इसके अलावा और कोई अगर साधन है भूमि सिंचित करने के लिए तो वो 3.5 होता है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा। आप ये दोनों को अगर न भी रखिएगा तो चलेगा। अब लेकिन यहाँ से आप जो मैं बताने वाली हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ से देखिए सावधानिक सिंचित भूमि वाला बिहार का जिला सावधानिक सिंचित भूमि वाला जिला बिहार का कौन है। यानी बिहार में जैसा कि आप जानते हैं 38 जिला है, तो सावधानिक सबसे ज़्यादा जो सिंचित करने वाला अगर जिला है तो वो रोहतास है। रोहतास में लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सावधानिक अगर सिंचित भूमि वाला कोई बिहार का कोई जिला है तो वो रोहतास है। कितने पॉइंट के साथ, तो 3.38 लाख हेक्टेयर के साथ है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि बिहार में जो 38 जिला उसमें सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि करने वाला जिला कौन है, तो रोहतास है। अब आगे देखिए न्यूनतम सिंचित भूमि वाला बिहार का जिला कौन है। जैसे कि आप जान रहे हैं अगर ज़्यादा है तो कम भी होगा। तो देखिए न्यूनतम सिंचित वाला जो बिहार में जिला है वो शिवहर है। शिवहर है कितना प्रतिशत, देखिए 0.26 लाख हेक्टेयर। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कम हेक्टेयर में यहाँ बिहार है, शिवहर के क्षेत्र में, शिवहर के जिला में ये भूमि सिंचित होती है। अब आगे देखिए नहर सिंचाई में अग्रिम बिहार में कौन कौन से जिले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में जो सिंचाई के साधन है वो नहरें भी हैं, तो नलकूप है, नहरें है, तालाब है, कुआं है, पाइन है और जलमग्न गड्ढे हैं। तो अब आ गया कि नहर सिंचाई में अग्रिम बिहार के कौन कौन से जिले, जैसे नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन कौन जिले में सिंचाई की जाती है। तो देखिए सबसे पहले आ गया रोहतास, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा औरंगाबाद, चौथा भोजपुर। रोहतास में देखिए कितने हैं, तो 15.3% के साथ, पश्चिमी चंपारण में 11.2% के साथ, औरंगाबाद में 8.5% के साथ और भोजपुर में 7.5% के साथ है। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित अग्रणी जिले हैं यानी सबसे ज़्यादा भूमि सिंचाई करने में है तो ये 4 जिले हैं। तो 4 जिले का नाम आप याद रखिएगा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद और भोजपुर। अब आगे देखिए नेक्स्ट, नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले बिहार का कौन कौन से जिले हैं। यानी कि नहर द्वारा आप यहाँ देखिए नहर सिंचाई में अग्रिम पूछा यानी सबसे ज़्यादा। अब यहाँ देखिए नहर द्वारा न्यूनतम कम सिंचाई वाले बिहार के कौन कौन से जिले हैं, तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और सीतामढ़ी। ये 4 जिले ऐसे हैं जो नहर द्वारा बहुत ही कम सिंचित करने वाले बिहार के जिले हैं। और अग्रिम सबसे ज़्यादा में रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर है। परसेंटेज में मैंने लिख दिया है तो आप परसेंटेज को ध्यान रखिएगा। और जैसा कि 2 चीज़ मैंने आपको कहा, सावधानी सिंचित वाला जिला कौन है, रोहतास, और न्यूनतम सिंचित वाला बिहार का जिला कौन है, तो शिवहर है। अब आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आ गया बिहार के जो बिहार में सिंचित संसाधन था उसमें लास्ट देखिए क्या है कि नलकूप में सिंचाई में अग्रिम जिले बिहार के कौन कौन से हैं। नलकूप में पूछ रहा है आपसे, यहाँ पूछा था नहरे में सिंचाई के जो अग्रिम जिले पूछा गया था तो 4 थे, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर। और उसी तरीके से नलकूप भी बिहार के सिंचित संसाधन में से एक है, सिंचाई संसाधन में से देखिए तो अग्रिम जिले बिहार के कौन कौन है, तो पटना, किशनगंज, समस्तीपुर, भोजपुर, कटिहार और बेगूसराय। ये सारे जगह पे नलकूप द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिंचाई बिहार में की जाती है।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। एक मैं सबसे पहले बिहार की सिंचाई साधन बताऊंगी, दूसरा मैं बिहार की सिंचाई परियोजना और नहरें किन किन नहरें के जरिए बिहार में सिंचाई की जाती है इसके बारे में बताऊंगी। तो मैंने आपको बिहार के सिंचाई साधन बता दिया कि सिंचाई साधन में जितने भी साधन थे उनके जरिए मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं बिहार की सिंचाई परियोजना और नहरें के बारे में। तो देखिए बिहार में सिंचाई परियोजना तथा नहरें। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप समझ लीजिए बिहार में वृहद सिंचाई परियोजना कौन कौन से है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में वृहद यानी सबसे ज्यादा सिंचाई परियोजना किन किन नहरें के द्वारा होती है। तो देखिए सोन सिंचाई परियोजना पहला, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, चंदन जलाशय परियोजना, बड़ुआ जलाशय परियोजना, अपर क्यूल जलाशय परियोजना। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 जलाशय परियोजना चंदन और बड़ुआ इसको हमेशा याद रखेगा, और गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, ये सारी नदियां हैं। यानी सोन नदी ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं, और गंडक उत्तर बिहार की नदियां हैं, और कोसी उत्तर बिहार की नदियां हैं। मैंने अगर आपको बिहार की नदियां के बारे में आप पढ़े होंगे मेरे चैनल से एग्जाम पार्ट से तो आपको पता चल गया होगा। तो सोन नीचे की ओर नीचे की नदियां हैं यानी कि दक्षिण बिहार की नदियां हैं, और गंडक उत्तर बिहार की नदियां हैं, कोसी उत्तर बिहार की नदियां हैं। तो ये तीनों नदियां हैं, लेकिन चंदन जलाशय परियोजना है और बड़ुआ जलाशय परियोजना, इन्हीं के द्वारा बिहार में वृहद सिंचाई परियोजना चलाई जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा परियोजना अगर चलाई जाती है तो इन सभी के जरिए बिहार में सिंचाई परियोजना होती है। सिंचाई परियोजना क्यों होती है? बिहार में खेती के लिए। यदि बिहार में जो खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा अगर सिंचाई परियोजना होता है तो इन सभी ये जितने भी मैंने आपको 6 परियोजना बताया इन्हीं के जरिए की जाती है। कौन कौन? तो सोन, गंडक, कोसी, चंदन जलाशय, बड़ुआ जलाशय और अपर क्यूल जलाशय की परियोजना के साथ। अब चलिए उसके बाद देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कहाँ होती है। जैसे कि सोन सिंचाई परियोजना है बिहार में, सोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो बरसाती नदियां हैं, यानी बरसात रहेंगी तो पानी रहेगा वरना सूखा रहेगा। और उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां आएंगी वो हमेशा पानी ही भरा रहता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां से जुड़ी रहती है, इसलिए हमेशा उसमें पानी भरा ही रहता है, वो कभी सूखते नहीं। लेकिन दक्षिण बिहार की जो नदियां होती हैं वो सूखा रहती है, और जो उत्तर बिहार की नदियां होती हैं वो बाढ़ के कारण बनती है। तो कोसी उत्तर बिहार की नदियां आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार में कोसी बाढ़ के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो चलिए आप देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1874 ईस्वी में की गई। कब? तो 1874 में की गई थी। अब देखिए दूसरा सोन बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य नहरें कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सोन सिंचाई परियोजना है तो इसमें कौन कौन से नहरें हैं। जैसे कि मैं आपको नहरें वहीं बता रही हूँ कि पहले परियोजना बताया, अब मैं नहरें के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य नहरें कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आ गया पूर्वी सोन नहर है। पूर्वी सोन नहर में कौन कौन से बिहार के जिले हैं? तो औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद। यानी पूर्वी सोन नहर जो निकाली गई है उसमें औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद ज्यादा करके इनके पानी का इस्तेमाल करती है और इससे सिंचित भूमि सिंचित करते हैं। दूसरा में देखिए पश्चिमी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर और रोहतास, ये बिहार के 3 ऐसे जिले हैं जो पश्चिमी सोन नहर से अपनी खेती के लिए अपनी भूमि को सिंचित करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है बीपीएससी के प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आपको तुरंत पता चल गया होगा अगर आप बनाते होंगे तो। देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1874 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। सोन बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य नहरें कौन है? तो एक पूर्वी सोन नहर है और एक पश्चिमी सोन नहर है। पूर्वी यानी कि मान लीजिए बिहार है तो इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी, इधर उत्तर और इधर दक्षिण हो जाता है। अगर आपके पास मैप है तो अभी तो आप मैप निकालिए, मैप के अकॉर्डिंग आप समझते रहिए। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो भी मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाइए। बिहार की नदियों को मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैप के थ्रू बताया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि पश्चिमी सोन नहर आरा, बक्सर, रोहतास है, तो पूर्वी सोन नहर औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद की भूमि को सिंचित करने में मदद करता है। अब आगे देखिए गंडक परियोजना, जिसको त्रिवेणी परियोजना भी के नाम से जाना जाते हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1904 में हुई। 1904 में बिहार में एक और इम्पोर्टेंट हुई है, यहाँ पे चीनी मिल उद्घाटन हुआ था 1904 में। आपको ध्यान होगा, अगर मैंने टाइमलाइन पढ़ाया है आप तो देखे हैं बिहार का टाइमलाइन तो आपको पता चल गया होगा कि 1904 में गंडक परियोजना त्रिवेणी की शुरुआत हुई थी और दूसरा ये चीनी मिल की स्थापना की गई थी। तो देखिए गंडक परियोजना का त्रिवेणी नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत बिहार में 1904 में हुई। सोन बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत बिहार में 1874 ईस्वी में की गई, लेकिन वहाँ गंडक परियोजना की शुरुआत 1904 में। गंडक नदी का मैंने आपको बताया उत्तर बिहार की नदियां हैं ये, और जो सोन नदी है वो दक्षिण बिहार की नदी है। सोन सूखी बरसाती नदियां होती हैं और गंडक हमेशा इसमें पानी रहती है, सूखी नदियां नहीं होती है। अब देखिए गंडक परियोजना के मुख्य बांध बनाया गया है, यानी गंडक परियोजना पर मुख्य बांध बनाया गया है। गंडक परियोजना पे मुख्य बांध बनाकर, सबसे पहले आप समझ लीजिए बांध क्यों बनाया जाता है। बांध बनाया जाता है जैसे कि
जिसको डैम वगैरह कहते हैं, उसको पानी को इकट्ठा करके काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक रखने के लिए बांध बनाया जाता है। तो गंडक नदी पे जो परियोजना चलाई गई है, उसी परियोजना पे वाल्मीकि नगर डैम बनाया गया है। क्यों? तो ये बिहार में खेती करने के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसी का इस्तेमाल, जब बिहार में बरसात नहीं होगी तो इसी डैम के जरिए पानी खोल दिया जाएगा और बिहार में जितने भी खेती हो रही है गंडक परियोजना के जरिए, जिस एरिया में खेती हो रही है गंडक परियोजना के जरिए, उस जिले में पानी पहुँचा दिया जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, डैम किसे कहते हैं। डैम वही होता है जिसको पानी वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है। अब आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए गंडक परियोजना की मुख्य नहरें कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने तुरंत आपको बताया था कि गंडक परियोजना से जो बिहार के जो क्षेत्र आ रहे हैं, तो देखिए अभी वही चीज़ आ जाएगा आपके यहाँ पे। गंडक परियोजना की मुख्य नहरें कौन कौन है, तो देखिए गंडक परियोजना में दो है, एक पूर्वी पश्चिमी नहर, एक मुख्य पूर्वी नहर। पहला मुख्य पश्चिमी नहर है और दूसरा मुख्य पूर्वी नहर है। तो अब देखिए मुख्य पश्चिमी नहर में बिहार के कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए गोपालगंज, सारण और सिवान है। यानी कि मुख्य पश्चिमी नहर जो गंडक परियोजना चल रही है उसमें जो क्षेत्र आ रहे हैं, बिहार के जिले आ रहे हैं, गोपालगंज, सारण और सिवान है। और मुख्य पूर्वी नहर या तिरहुत नहर इसको कहते हैं, तिरहुत नहर तो गंडक परियोजना के तहत ही है। तो यह ध्यान रखिएगा आप, मुख्य पूर्वी नहर या तिरहुत नहर ये बिहार के किसके जिले से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर। अब यहाँ जो बाहर के स्टूडेंट हैं मैं उनको लिए बता देती हूँ, जो बिहार टीचर की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए पश्चिमी चंपारण एक जिला है और चंपारण को दो भाग में बांट दिए गए, एक पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों एक ही है, बस एक तरह से जैसे कि आप इंटरनेशनल में जानते हो तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में जानते होंगे, उसी तरीके से यहाँ पश्चिमी चंपारण है और पूर्वी चंपारण है। वैशाली और मुजफ्फरपुर के जरिए, मुजफ्फरपुर में जो खेती की जाती है उसमें सिंचाई की जाती है, सिंचित भूमि के लिए मुख्य पूर्वी नहर का इस्तेमाल किया जाता है, जो गंडक परियोजना की मुख्य नहरें हैं। अब आगे देखिए कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो जैसे दो परियोजना मैंने आपको बता दिया। गंडक परियोजना की शुरुआत कब हुई, सोन परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो सोन परियोजना की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुई थी और गंडक परियोजना को 1904 में की गई थी। अब उसी तरीके से जो नेक्स्ट आ गया कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 से लेकर 55 ईस्वी में किया गया। यानी 1954 से लास्ट दिसंबर में हुआ होगा, इसलिए 55 भी इसको डाल दिया है। तो 1954 से लेकर 55 ईस्वी में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई। अब देखिए कोसी परियोजना के मुख्य बांध कौन सा बनाया गया है, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार की नदियां में बताया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिहार की नदियों को भी जरूर देखें। तो देखिए कोसी परियोजना के मुख्य बांध बनाया गया है, ये हनुमान नगर बांध बनाया गया है। और मैं आपको बता देती हूँ कोसी जो नेपाल के सतकोस्की से निकलता है, इसकी 7 धाराएं हैं। 7 धाराएं के जरिए ये नेपाल से निकलती है और इसी पर हनुमान नगर बांध बनाए गए। मैंने बांध आपको बोला था कि बांध बनाए जाते हैं, जैसे कि कोसी को बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि कोसी क्या है, उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ ये बाढ़ के प्रकोप लाती हैं। अब बिहार में बाढ़ लाने का सबसे मुख्य कारण कोसी नदी है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, जिसकी वजह से बिहार में कई इलाकों में बाढ़ आ। अभी बरसात का मौसम है, आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो देखे होंगे कई जगह पे अब बाढ़ की बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति हो चुकी है बिहार में। तो ये बाढ़ लाने का जो कारण है वो कोसी नदी है। कोसी नदी के जरिए ही बाढ़ बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो देखिए बिहार में जो कोसी परियोजना बांध बनाया गया, उसी बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए हनुमान नगर बांध बनाया गया है। इस पे यानी कोसी नदी पर हनुमान नगर बांध बनाया गया है, ताकि जितने भी कोसी नदी के किनारे जो शहर यानी जिला बसे हुए हैं बिहार के, वो सारे अच्छे तरीके से रह सके जिनके लिए। लेकिन ये बांध भी फिर भी काम नहीं करता है। जब भी कोसी अपना मार्ग बदलती है तभी बिहार में बाढ़ आना अनिवार्य हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1954 से 55 ईस्वी में। और कोसी परियोजना के मुख्य बांध कौन, यानी कोसी परियोजना पे मुख्य बांध कौन बनाए गए हैं, तो हनुमान नगर बांध बनाए गए हैं। अब देखिए कोसी परियोजना की मुख्य नहरें कौन कौन सी है, यानी जिस तरीके से मैंने सबसे पहले तो शुरुआत बताया है, फिर उसके बाद मैंने परियोजना बताया यानी बांध बताया, और फिर उसके बाद नहरें बताएं कि कोसी परियोजना के तहत कौन कौन से भी मुख्य नहरें निकाले गई हैं। तो देखिए पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, अररिया एवं पश्चिमी कोसी नहर से पूर्णिया, अररिया, यानी दोनों मिक्स करके ही ये कोसी परियोजना की शुरुआत जब हुई थी 1954 से 55 में, तो इस पे एक हनुमान नगर बांध बनवाया गया और इसे 2 भागों में बांट दिया गया। पूर्वी कोसी नहर बांट दिया गया, दूसरा पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर से अररिया और पूर्णिया को पानी मतलब भूमि को सिंचित करने में, खेती को सिंचित करने में मदद मिलता है।
तो जो भी मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि जब भी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मान लीजिए ये इस तरीके से बिहार का मैप है, तो बिहार के मैप में ये बीच से जो निकलती है वो गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। ऊपर की जो जितनी भी नदियाँ आएंगी ये उत्तरी बिहार कहलाएंगी, ये बाढ़ के कारण बनती है। और नीचे की जितनी भी नदियाँ आती हैं वो दक्षिणी बिहार कहलाती हैं। दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है हमारा, और इधर हमारा पश्चिम बंगाल है, और इधर हमारा उसके बाद है ये इधर हमारा जो उत्तर प्रदेश है, और ऊपर में नेपाल है। तो ध्यान रखिएगा, जितने नेपाल से जितनी भी नदियां जो निकल रही है, यानी कि कोसी नदी भी नेपाल से निकलती है, जितनी भी नदियां जो निकल रही हैं ऊपर की ओर से, इस सारी की सारी नदियां उत्तर बिहार की नदियां, और नीचे से दक्षिण बिहार के ऊपर से नदियां जो निकल रही है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा ऊपर की नदियां होती है। तो नीचे की नदियां होती हैं कर्मनाशा, सोन, फल्गु, किऊल, अजय, ये सारे के सारे नीचे की नदियां। ऊपर की नदियां जितने भी रहेंगे बिहार के, वो सारे के सारे बाढ़ के प्रकोप लाएंगी, बाढ़ लाने में मदद करती, क्योंकि हमेशा सालों भर रहती है। दक्षिण बिहार की नदियां सूखा रहती है, जब बरसात आएंगी तभी ये नदियां पानी भरा रहेगा, और नहीं तो ये सूख जाती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए उत्तर बिहार की जो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, यानी कि बिहार के मैप से जो नेपाल में है, तो कौन कौन जिले बिहार के देखिए आते हैं। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, इस तरीके से आ रहे हैं। ये मान लीजिए बिहार से यहाँ से कट कर देता है तो दक्षिण बिहार की नदियां में देखिए औरंगाबाद, गया, इस सारे के सारे दक्षिण बिहार में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, इसको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मैप के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से अभी मेरे पास मैप नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इस तरीके से बता दिया, ताकि आप लोग थोड़ा सा आप लोग को हिंट मिल जाए कि बिहार के जो उत्तर से नदियां हैं और दक्षिण नदियां कौन कौन सी है। तो जो मैंने आपको बताया अभी बिहार के जो सिंचाई संसाधन के बारे में बताया कि इसमें बिहार के सिंचाई संसाधन कौन कौन से हैं, तो नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, पाइन वगैरह है। और उसके बाद मैंने बिहार के सिंचाई परियोजना के बारे में बताया कि बिहार में कौन कौन सी परियोजना है। तो सोन परियोजना है, फिर कोसी परियोजना है, फिर गंडक परियोजना है, फिर चंदन जलाशय है, बड़ुआ जलाशय के द्वारा ही बिहार में सिंचित किए जाते हैं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरुआत हुई, गंडक परियोजना कब शुरुआत हुई, और कोसी परियोजना कब शुरुआत हुई, इसको भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोई कितने। देखिए ये जो मैंने आपको बुक बताया था, बिहार के एक परिचय बुक है, वस्तुनिष्ठ है, इम्तियाज अहमद जी का, रजनीश कुमार का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। इसमें जब पेज नंबर आप लीजिएगा ये बुक, तो 237 पेज नंबर खोलिएगा। इसमें देखिए आपको एकदम सही सही दिख जाएगा। यहाँ देखिए बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यों को संयुक्त सिंचित परियोजना कौन है, तो गंडक परियोजना। गंडक परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1940 में की गई थी। ये बीपीएससी 48 में और 52 में पूछा गया है। उसी तरीके से आप देख लीजिए जितना भी मैंने आपको बताया है सारे के सारे। बिहार देखिए कोसी परियोजना किन दो लाभों में प्राप्त होता है, प्राथमिक सिंचाई बिहार और नेपाल, यानी नेपाल से निकलती है, बिहार में जितने भी भूमि है उसको सिंचित करती है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन डाटा वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो आप अच्छी तरीके से मेरे डाटा को मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कौन है, तो देखिए इसे डी है, हनुमान नगर निकट है, क्योंकि हनुमान नगर बांध कोसी परियोजना पे बनाया गया है। इसी तरीके से बहुत सारा आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए त्रिवेणी नहर की किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नदी। गंडक मैंने आपको बताया था, देखिए गंडक परियोजना या त्रिवेणी, जिसको गंडक परियोजना भी कहते हैं, त्रिवेणी। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है गंडक परियोजना। ये बीपीएससी 45 में पूछा गया है। देखिए सारण सिंचाई जिला कौन है, तो सारण की कोसी नदी है। कोसी नदी से ही सारण में सिंचाई की जाती है। इसी तरीके से बहुत क्वेश्चन है। अगर मैं करवाने लग जाऊंगी तो बहुत लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए बिहार में चरम सिंचाई की क्षमता आकलित कीजिए। तो देखिए चरम सिंचाई मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, चरम सिंचाई बिहार में कितनी की जाती है, जिसमें लघु और मध्य होते हैं। तो देखिए एकदम सेम डाटा वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 170.5, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कहा गया क्वेश्चन, देखिए 170 लाख हेक्टेयर के साथ सिंचित बिहार में चरम सिंचाई की क्षमता है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन है, तो मैंने आपको देखिए बताया, सोन नदी बताया, गंडक नदी परियोजना, कोसी नदी। देखिए डी है, यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों परियोजना बिहार में चलाई जाती है, तीनों नदियों के द्वारा परियोजना बनाई गई है, और तीनों नदियों के द्वारा ही बिहार में सिंचाई की जाती है। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस नोट्स को जरूर आप लोग अच्छे तरीके से अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और इसी तरीके से मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मैं कुछ दिन के बाद, मैं 2-4 वीडियो डालने के बाद मैं आपको कम से कम 2000 क्वेश्चन बिहार स्पेशल में 1 लाइनर में करवाऊंगी। 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे आपके लिए 2000 से प्लस भी आ सकते हैं।
हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा और 67 बीपीएससी की नोटिफिकेशन जल्द आने वाली है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। मैं बिहार के जितने भी छोटे बड़े पॉइंट हैं सबको मैं कवर कर दूंगी। मैंने बहुत सारा कवर कर दिया है और भी जितने भी वीडियो आएंगे सबको मैं कवर कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो लोग बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। फिर कल नए टॉपिक नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। आज का जो मेरा उद्देश्य था बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना के नहरें बताना, इसको मैंने 2 अच्छे तरीके से बता दिया। पहले मैंने बिहार के सिंचाई साधन बताया, उसके बाद बिहार की सिंचाई परियोजना और नहरें बताई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर कल नए टॉपिक नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।